गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने इसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर बुक के प्रीवियस पार्ट को डिस्कस किए थे, जो कि इन्फॉर्मेटिक्स इन हॉर्टिकल्चर्स के बारे में टॉपिक था। इस सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक, जो कि मॉलिक्यूलर मार्कर से संबंधित है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मार्कर्स, serological and PCR based diagnostic based developed for banana, citrus, grapes and black peppers। यानी serologicals and PCR based diagnostics were developed for banana, citrus, grapes and black peppers। यानी serologicals and PCR based पर जो डायग्नोस्टिक्स है, इसको विकसित किया गया है बनाना के लिए, सिट्रस के लिए, ग्रेप्स के लिए एंड ब्लैक पेपर्स के लिए। फिर से सेरोलॉजिकल एंड पीसीआर बेस्ड जो डायग्नोस्टिक्स है, यानी सेरोलॉजिकल एंड पीसीआर बेस्ड डायग्नोस्टिक्स वेयर डेवलप्ड फॉर बनाना, सिट्रस है, ग्रेप्स एंड ब्लैक पेपर्स। यानी बनाना, सिट्रस, ग्रेप्स एंड ब्लैक पेपर्स के लिए सेरोलॉजिकल एंड पीसीआर बेस्ड डायग्नोस्टिक को डेवलप किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, concept of association of marker with quantitative traits was first proposed by Sachs in 1923। यानी 1923 ईस्वी में सैक्स नामक साइंटिस्ट के द्वारा सर्वप्रथम क्वांटिटेटिव ट्रेट्स को प्रपोज किया गया था। किसके साथ? तो एसोसिएशन ऑफ मार्कर्स, यानी कंसेप्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ मार्कर्स विथ क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, यानी क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के साथ जो मार्कर का एसोसिएशन का कंसेप्ट होता है, इसको सर्वप्रथम सैक्स नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1923 ईस्वी में प्रपोज किया गया था। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक मैप वाज प्रेजेंटेड बाय अल्फ्रेड एच स्टुटीवेंट इन 1930। 1913 ईस्वी में एच स्टुटीवेंट, अल्फ्रेड एच स्टुटीवेंट नामक साइंटिस्ट के द्वारा, यानी अल्फ्रेड एच स्टुटीवेंट नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1913 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक मैप को प्रेजेंट किया गया था। यानी कि 1913 ईस्वी में अल्फ्रेड एच स्टुटीवेंट नामक साइंटिस्ट के द्वारा सर्वप्रथम जेनेटिक मैप के कंसेप्ट को प्रपोज किया गया था या प्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट जेनेटिक मैप पब्लिश्ड इन 1911 बाय टी.एच. मॉर्गन, यानी टी.एच. मॉर्गन के द्वारा 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक मैप को पब्लिश किया गया था। यानी टी.एच. मॉर्गन के द्वारा 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक मैप को पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट मॉलिक्यूलर मार्कर, जिसे हम RFLP एग्जाम नाम से जानते हैं, इसको 1980 ईस्वी में विकसित किया गया था। 1980 ईस्वी में RFLP, जो कि फर्स्ट मॉलिक्यूलर मार्कर के नाम से जाना जाता है, इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, टू मिनिमाइज लिंकेज ड्रैग नीड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिंकिंग मार्कर्स लेस देन 5 सी स्मॉल सी कैपिटल एम, यानी टू मिनिमाइज लिंकेज ड्रैग, यानी लिंकेज ड्रैग को मिनिमाइज करने के लिए नीड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लैंकिंग मार्कर्स, यानी फ्लैंकिंग मार्कर्स के आइडेंटिफिकेशंस की आवश्यकता जो होती है वो कितना होता है? तो लेस देन 5 सी कैपिटल एम होता है, स्मॉल सी कैपिटल एम होता है। फिर से टू मिनिमाइज लिंकेज ड्रैग नीड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लैंकिंग मार्कर्स, यानी लिंकेज ड्रैग को मिनिमाइज करने के लिए कितने फ्लैंकिंग मार्कर्स के आइडेंटिफिकेशंस की आवश्यकता होती है? तो लेस देन स्मॉल सी कैपिटल एम। नेक्स्ट पॉइंट, टर्म मार्कर असिस्टेड सिलेक्शंस, यानी मास का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MAS का फुल फॉर्म होता है, M फॉर हो जाएगा मार्कर, A से हो जाएगा असिस्टेड एंड S से हो जाएगा सिलेक्शन। यानी मार्कर असिस्टेड सिलेक्शंस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय बेकमैन एंड सोलर नामक साइंटिस्ट इन 1986। यानी 1986 ईस्वी में 1986 ईस्वी में बेकमैन एंड सोलर नामक साइंटिस्ट के द्वारा सर्वप्रथम असिस्टेड सिलेक्शन, यानी मार्कर असिस्टेड सिलेक्शंस टर्म को दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन
जिसमें आपका DNA RNA हाइब्रिडाइजेशन आता है। डेवलप्ड बाई MS साउदर्न इन 1925, 1925 ईस्वी में MS साउदर्न के द्वारा, सन 1925 ईस्वी में MS साउदर्न के द्वारा DNA हाइब्रिडाइजेशन को सर्वप्रथम विकसित किया गया था, जिसे हम साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं। फिर से साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, तो साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो DNA हाइब्रिडाइजेशन, जो कि DNA हाइब्रिडाइजेशन जो है MS साउदर्न नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1925 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, PCR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, यानी PCR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PCR का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। इट वाज डेवलप्ड बाय डॉक्टर कैरी मोलिस इन 1985, 1985 ईस्वी में डॉक्टर कैरी मोलिस नामक साइंटिस्ट के द्वारा PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस को सर्वप्रथम विकसित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इन PCR मल्टीप्लिकेशन ऑफ DNA टेक्स प्लेस बाय जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के द्वारा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के द्वारा PCRs में DNA के मल्टीप्लिकेशंस को किया गया था। इन PCR मल्टीप्लिकेशन ऑफ DNA टेक्स प्लेस बाय जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि PCR में जो DNA का मल्टीप्लिकेशन है ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस के स्थान पर किया गया था, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के आधार स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, PCR proceed in 3 distinct steps governed by temperature as denaturing, annealing and synthesis, यानी PCR proceed in 3 distinct steps, यानी कि जो PCR होता है यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस जो होता है 3 डिस्टिंक्ट स्टेप, यानी इसकी जो कितनी स्टेप्स होती हैं, तो इसकी 3 डिस्टिंक्ट स्टेप्स होती है, जो कि टेम्परेचर के द्वारा गवर्न होता है, एंड डीनेचरिंग के द्वारा भी गवर्न होता है, एनियलिंग के द्वारा गवर्न होता है, एंड सिंथेसिस के द्वारा गवर्न होता है। फिर से PCR प्रोसीड इन 3 डिस्टिंक्ट स्टेप्स गवर्नड बाई टेम्परेचर एज डीनेचरिंग, एनियलिंग एंड सिंथेसिस, यानी PCR में जो प्रोसीड होता है या 3 स्टेप्स 3 डिस्टिंक्ट स्टेप में गवर्न होता है, वो किसके द्वारा, तो टेम्परेचर के द्वारा, डीनेचरिंग के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा जो PCR प्रोसीड होता है यह 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक तो आपका डीनेचरिंग के द्वारा, दूसरा एनियलिंग के द्वारा, तीसरा आपका सिंथेसिस के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, थर्मोस्टेबल एंजाइम्स इन PCR, यानी PCR में थर्मोस्टेबल एंजाइम्स कौन सा होता है, तो टैक होता है, यानी टैक एंजाइम जो होता है वो PCR में थर्मोस्टेबल एंजाइम्स के रूप में जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो थर्मस एक्वेटिकस होता है। फिर से थर्मोस्टेबल एंजाइम इन PCR, यानी PCR में जो थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है उसका क्या नाम है, तो टैक होता है, TAQ होता है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो थर्मस एक्वेटियस होता है। DNA पॉलीमरेज के रूप में इसे जाना जाता है, यानी कि थर्मोस्टेबल एंजाइम्स इन PCR टैक होता है, टैक DNA पॉलीमरेज, यानी कि थर्मोस्टेबल एंजाइम इन PCR, यानी PCR में जो थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है यह आपका टैक DNA पॉलीमरेज होता है, जिसे थर्मस एक्वेटिकस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सॉइल बैक्टीरियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नॉट स्प्रिंग ऑफ सल्फर, हॉट स्प्रिंग ऑफ सल्फर, यानी इट इज सॉइल बैक्टीरियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हॉट स्प्रिंग ऑफ सल्फर, यानी कि थर्मोस्टेबल एंजाइम्स जिसे हम टैक DNA पॉलीमरेज के नाम से जानते हैं, यह सल्फर के हॉट स्प्रिंग से सॉइल बैक्टीरियम से, फिर से इट इज सॉइल बैक्टीरियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हॉट स्प्रिंग ऑफ सल्फर, यानी यह एक प्रकार यानी थर्मोस्टेबल एंजाइम्स जो होता है जिसे हम टैक DNA पॉलीमरेज के नाम से जानते हैं, यह एक प्रकार का सॉइल बैक्टीरियम होता है, और यह किससे निकाला जाता है, तो स्प्रिंग ऑफ सल्फर, यानी हॉट स्प्रिंग ऑफ सल्फर, यानी कि गर्म किए हुए जो स्प्रिंग ऑफ सल्फर होते हैं उसी से कौन सा एंजाइम निकाला जाता है, तो टैक DNA पॉलीमरेज एंजाइम को निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मार्फोलॉजिकल मार्कर सीड कलर, लीफ शेप एंड सीड साइज को कहते हैं, यानी मार्फोलॉजिकल मार्कर किसे कहा जाता है, तो मार्फोलॉजिकल मार्कर्स के में सीड कलर आता है, लीफ शेप आता है एंड सीड का साइज आता है। नेक्स्ट पॉइंट, DNA मार्कर्स के अंतर्गत PCR बेस्ड मार्कर्स आता है, जिसमें आपका RAPD आता है, AFLP आता है, SSR आता है, यानी कि DNA मार्कर्स के अंतर्गत कौन कौन सा चीज़ आता है, तो DNA मार्कर्स के अंतर्गत आपका PCR बेस्ड मार्कर्स आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका RAPD आता है, AFLP आता है, SSR आता है। नेक्स्ट पॉइंट, SDS पेज किसे कहते हैं, तो SDS पेज जो होता है वो पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को कहा जाता है। फिर से SDS पेज किसे कहते हैं, तो SDS पेज का मतलब होता है
पॉलीमरेज, एक्रिलामाइड पॉलीमरेज, एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से इसे जाना जाता है। इट सेपरेट्स प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर चार्ज एंड मॉलिक्यूलर वेट रेशियो, यानी इट सेपरेट्स प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर चार्ज एंड मॉलिक्यूलर वेट रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट, डोमिनेंट मार्कर्स में क्या क्या आता है? तो डोमिनेंट मार्कर में RAPD आता है, AFLP आता है, IISR आता है या CAR आता है। यानी कि डोमिनेंट मार्कर में आपका RAPD आता है, AFLP आता है, ISSR आता है या CAR आता है। नेक्स्ट, कोडोमिनेंट मार्कर्स में आपका RFLP आता है, कोडोमिनेंट मार्कर में आपका RFLP आता है, SSR आता है, SRAP आता है, STS आता है, SNP आता है, STS आता है। फिर से कोडोमिनेंट मार्कर्स में आपका RFLP आता है, SSR आता है, SRAP आता है, STS आता है, SNAP आता है एंड STS आता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट जनरेशन मार्कर कौन सा होता है? तो RFLP होता है। फर्स्ट जनरेशन वाला मार्कर कौन सा होता है? तो फर्स्ट जनरेशन वाला मार्कर्स आपका RFLP होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड जनरेशन मार्कर्स में आपका क्या आता है? तो सेकेंड जनरेशन मार्कर्स में आपका RAPD आता है, AFLP आता है, STS आता है एंड SSR आता है। नेक्स्ट, थर्ड जनरेशन मार्कर्स में आपका SNP आता है। नेक्स्ट, जीनोम स्कैनिंग फॉर एक्सप्रेस्ड जीन्स, यानी जीन्स को व्यक्त करने के लिए जीनोमिक स्कैनिंग क्या होता है? तो इसमें आपका EST आता है, SRAP आता है, TRAP यानी ट्रैप आता है, SRAP आता है और EST, ये सभी जो होते हैं जीन्स के रूप में व्यक्त करने के लिए जीनोमिक स्कैनिंग के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। फिर से जीनोम स्कैनिंग फॉर एक्सप्रेस्ड जीन्स, यानी जीन को व्यक्त करने के लिए कौन सा जीनोम स्कैनिंग का प्रयोग करते हैं? तो EST का प्रयोग करते हैं, SRAP का प्रयोग करते हैं, ट्रैप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाईली इन्फॉर्मेटिव मार्कर्स में क्या क्या आता है? तो वेरी हाई पॉलीमॉर्फिज्म आता है। यानी हाईली इन्फॉर्मेटिव मार्कर्स में क्या आता है? तो हाईली इन्फॉर्मेटिव मार्कर्स में आपका वेरी हाई पॉलीमॉर्फिज्म आता है और इसी को हम SSR माइक्रो सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। फिर से हाईली इन्फॉर्मेटिव मार्कर्स में आपका वेरी हाई पॉलीमॉर्फिज्म आता है और इसी को SSR जिसे माइक्रो सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मार्कर सिस्टम यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोन्स, यानी क्लोन्स को आइडेंटिफिकेशन, यानी क्लोन के आइडेंटिफिकेशंस के लिए मार्कर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्लोन्स के आइडेंटिफिकेशंस के लिए मार्कर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका CAPS आता है एंड SNP आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्कर्स यूजिंग एरे टेक्नोलॉजी, यानी एरे टेक्नोलॉजी में प्रयोग किए जाने वाले मार्कर कौन से होते हैं? तो एरे टेक्नोलॉजी में प्रयोग किए जाने वाले मार्कर्स आपका माइक्रो एरे होता है, DART होता है एंड होल जीनोम स्कैनिंग, यानी कि संपूर्ण जीनोम को स्कैनिंग करने के लिए DART होता है, माइक्रो एरे होता है और यह मार्कर यूजिंग एरे टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। यानी एरे टेक्नोलॉजी में प्रयोग किए जाने वाला मार्कर जो कौन सा होता है? तो माइक्रो एरे होता है, DART होता है, जो कि होल जीनोम स्कैनिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, जिसे हम EST के नाम से जानते हैं। EST का फुल फॉर्म क्या होता है? तो E से आपका एक्सप्रेस्ड हो जाएगा, S से आपका सीक्वेंस हो जाएगा, T से आपका टैग्स हो जाएगा। आर यूज्ड टू मेक DNA मार्कर इन जीन डिस्कवरी रिसर्च, यानी जीन डिस्कवरी रिसर्च में DNA मार्कर्स के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो EST का प्रयोग करते हैं। फिर से जीन डिस्कवरी रिसर्च में, यानी जीन डिस्कवरी रिसर्च में DNA मार्कर्स से फिर से एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, जिसे हम EST के नाम से जानते हैं, आर यूज्ड टू मेक DNA मार्कर इन जीन डिस्कवरी रिसर्च, यानी जीन डिस्कवरी रिसर्च में DNA मार्कर्स के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नील का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नियर आइसोजेनिक लाइंस होता है। नील का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नील का फुल फॉर्म होता है नियर आइसोजेनिक लाइंस होता है, आर डेवलप्ड थ्रू रिपीटिंग रैंडम बैक क्रॉसिंग, यानी नील जो होता है, नील का फुल फॉर्म होता है नियर आइसोजेनिक लाइंस होता है। नील का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नील का फुल फॉर्म होता है नियर आइसोजेनिक लाइंस होता है, आर डेवलप्ड थ्रू रिपीटेड रैंडम बैक क्रॉसिंग, यानी कि रिपीटेड रैंडम बैक क्रॉसिंग के द्वारा नियर आइसोजेनिक लाइंस का प्रयोग
विकास किया जाता है। नेक्स्ट है नील कॉमनली यूज्ड फॉर मैपिंग QTL, यानी QTL को मापने के लिए किस का प्रयोग करते हैं, तो QTL को मापने के लिए सामान्यतः नील का प्रयोग किया जाता है। नील का प्रयोग सामान्यतः QTL को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रील, व्हाट डू यू मीन रील? रील का फुल फॉर्म होता है रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइंस, रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइंस, रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइंस। नेक्स्ट क्या है, तो रील का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइंस आर होमोजाइगस सेल्फेड आर सिमेटेड प्रोजनी ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एन F2 पॉपुलेशन अप टू F7 - F8। फिर से रील का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रील का फुल फॉर्म होता है रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइंस, यानी रील का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रील का फुल फॉर्म होता है रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइंस होता है, और यह होमोजाइगस सेल्फेड होता है या फिर सिमेटेड प्रोजनी ऑफ इंडिविजुअल्स होता है ऑफ एन F2 पॉपुलेशंस अप टू से F7 to F8। यानी रील जो होता है वो आपका रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइंस होता है जो कि होमोजाइगस सेल्फेड के रूप में जाना जाता है, या फिर यह जो होता है सिमेटेड प्रोजनी ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एन F2 पॉपुलेशन अप टू से F7 to F8, यानी F7 - F8 तक F2 पॉपुलेशंस का, यानी एक F2 पॉपुलेशंस का जो सिमेटेड प्रोजनी ऑफ इंडिविजुअल होता है उसी को रील्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट DH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डबल हैप्लाइड्स, यानी DH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो DH का फुल फॉर्म होता है डबल हैप्लाइड्स। नेक्स्ट पॉइंट हैप्लाइड प्लांट्स इन टोमेटो यूजिंग एंथर कल्चर, यानी कि हैप्लाइड प्लांट्स इन टोमेटो यूजिंग एंथर कल्चर, यानी हैप्लाइड प्लांट्स टोमेटो के हैप्लाइड प्लांट्स में, यानी हैप्लाइड प्लांट्स इन टोमेटो यूजिंग एंथर कल्चर, यानी टोमेटो के हैप्लाइड प्लांट्स में एंथर कल्चर का प्रयोग किया जाता है। किसने दिया था, तो यह ग्रेसॉफ एंड ड्वाय नामक साइंटिस्ट ने 1972 ईस्वी में, यानी कि 1972 ईस्वी में ग्रेसॉफ एंड ड्वाय नामक साइंटिस्ट ने टोमेटो प्लांट्स में, यानी टोमेटो में हैप्लाइड प्लांट्स के रूप में एंथर कल्चर का प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स आर परमानेंट आर इमॉर्टल पॉपुलेशंस, जिसमें आपका रील आता है एंड DH आता है। टू ब्रीडिंग लाइन्स आर परमानेंट या फिर इमॉर्टल पॉपुलेशंस में क्या आता है, तो RIL आता है, रील आता है एंड DH आता है। फिर से ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स में या फिर परमानेंट ब्रीडिंग लाइन्स में या फिर इमॉर्टल पॉपुलेशंस में रील आता है एंड DH आता है। नेक्स्ट पॉइंट शॉर्टेस्ट मेथड ऑफ डिटेक्ट QTL इन BSA, यानी BSA यानी कि शॉर्टेस्ट मेथड टू डिटेक्ट QTL, यानी QTL को डिटेक्ट करने का या फिर QTL का पता लगाने के लिए जो शॉर्टेस्ट मेथड होता है वो आपका BSA होता है। BSA का फुल फॉर्म होता है बल्क सेग्रीगेंट एनालिसिस होता है, बल्क सेग्रीगेंट एनालिसिस होता है। नेक्स्ट पॉइंट मार्कर असिस्टेड सिलेक्शंस में क्या आता है, तो मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन टर्म कॉइन्ड बाय हॉस्पिटल एंड चार्को सेट इन 1997, यानी 1997 ईस्वी में हॉस्पिटल एंड चार्को सेट के द्वारा मास यानी मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन टर्म को दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट मार्कर असिस्टेड बैक क्रॉसिंग, जिसे हम MABC के नाम से जानते हैं। मार्कर यूज्ड टू एसेस द प्रेजेंस ऑफ इंट्रोग्रेस्ड जीन आर QTL। फिर से मार्कर असिस्टेड बैक क्रॉसिंग, जिसे हम MABC के नाम से जानते हैं। मार्कर यूज्ड टू एसेस द प्रेजेंस ऑफ इंट्रोग्रेस्ड जीन, यानी इंट्रोग्रेस्ड जीन के प्रेजेंस के असेस करने के लिए, यानी कि उपस्थिति को, यानी इंट्रोग्रेस्ड जीन या फिर QTL जीन की उपस्थिति को पता लगाने के लिए MABC मार्कर का प्रयोग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मार्कर असिस्टेड बैक क्रॉसिंग। नेक्स्ट पॉइंट MABC टर्म वाज कॉइन्ड बाय टेंकले नामक साइंटिस्ट के द्वारा इन 1983 ईस्वी में टेंकले नामक साइंटिस्ट के द्वारा MABC टर्म को सर्वप्रथम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बैकग्राउंड सिलेक्शन किसे कहते हैं, तो मार्कर यूज्ड टू एक्सीलरेट द रिटर्न टू रेसिपिएंट पेरेंट जीनोटाइप एट अदर लोकाई, यानी अदर लोकाई पर जो रेसिपिएंट पेरेंट का जीनोटाइप होता है इसके एक्सीलरेट को रिटर्न करने में जिस मार्कर का प्रयोग करते हैं उसी को हम बैकग्राउंड सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। बैकग्राउंड सिलेक्शन किसे कहते हैं, तो बैकग्राउंड सिलेक्शन आपका मार्कर्स, यानी बैकग्राउंड सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, तो मार्कर यूज्ड टू एक्सीलरेट द रिटर्न टू रेसिपिएंट पेरेंट जीनोटाइप एट अदर लोकाई पर रेसिपिएंट पेरेंट के जीनोटाइप के रिटर्न को एक्सीलरेट करने के लिए जिस मार्कर का प्रयोग करते हैं उसी को बैकग्राउंड सिलेक्शन के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रेटेजी वाज प्रपोज्ड बाय हिलेल नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1990 में, यानी बैकग्राउंड सिलेक्शन जो स्ट्रेटेजी है इसको 1990 में हिलेल नामक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल मैप इज मेजर्ड बाय बेस पेयर्स, यानी जो फिजिकल मैप होता है यह किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो फिजिकल मैप इज मेजर्ड बाय बेस पेयर यानी बीपी, यानी फिजिकल मैप जो होता है वो बेस पेयर्स के रूप में मेजर किया जाता है जिसे बीपी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल जीनोमिक रिसोर्स रेस्पिरेटरी कंजर्व जो कि क्लोन्ड जीन्स के नाम से जाना जाता है। फिर से नेशनल जीनोमिक रिसोर्सेज रिपोजिटरी कंजर्व्स जिसे हम क्लोन्ड जीन्स के नाम से जानते हैं। फिर से NGRRC यानी NGRRC का फुल फॉर्म होता है N फॉर नेशनल, G फॉर आपका जीनोमिक, R फॉर रिसोर्सेज, R फॉर रिपोजिटरी एंड C फॉर कंजर्व्स जो कि क्लोन्ड जीन्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हैरी रूट कल्चर फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन आर इंड्यूस्ड बाय ट्रांसफार्मिंग प्लांट सेल्स विथ एक्टोबैक्टीरियम राइजोजेंस। फिर से हैरी रूट कल्चर फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन, यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के लिए जो हैरी रूट कल्चर का प्रयोग करते हैं। फिर से हैरी रूट कल्चर फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन आर इंड्यूस्ड बाय ट्रांसफार्मिंग प्लांट सेल्स विथ एग्रोबैक्टीरियम राइजोजोन्स, यानी एग्रोबैक्टीरियम राइजोजोन्स के साथ प्लांट सेल्स में यानी ट्रांसफार्मिंग प्लांट सेल्स के द्वारा जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन होता है इसको इंड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, तो हैरी रूट कल्चर के द्वारा। फिर से हैरी रूट कल्चर फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन, यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन के लिए जो हैरी रूट कल्चर का प्रयोग किया जाता है आर इंड्यूस्ड, ये जो होता है इंड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, तो प्लांट सेल एग्रोबैक्टीरियम राइजोजोन्स के साथ प्लांट सेल्स को ट्रांसफार्मिंग के द्वारा जो है इसको प्रोड्यूस किया जाता है। फिर से हैरी रूट कल्चर फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन आर इंड्यूस्ड बाय ट्रांसफार्मिंग प्लांट सेल्स विथ एग्रोबैक्टीरियम राइजोजोन्स, यानी एग्रोबैक्टीरियम राइजोजोन्स के साथ प्लांट सेल के ट्रांसफार्मिंग के द्वारा जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्रोडक्शंस के लिए हैरी रूट कल्चर जो था वो इंड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नीशियम आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यानी कि टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो मैग्नीशियम आयंस की आवश्यकता होती है। फिर से टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए आवश्यक कौन सा आयन होता है, तो मैग्नीशियम आयन जो होता है वो मैग्नीशियम आयन से जो होता है वो टाइप सेकेंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन लिंकेज मैप, लिंकेज मैप से आप क्या समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रिलेटेड टू लिंकेज मैप, जेनेटिक मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम अरेड इन लाइनियर ऑर्डर विथ डिस्टेंस बिटवीन लोकाई एक्सप्रेस्ड एज पेरेंट रिकॉम्बिनेशन, जिसे हम मैप यूनिट या फिर सेंटीमॉर्गन के नाम से जानते हैं। यानी जेनेटिक मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन्स, यानी जेनेटिक मैप जो होता है वो जीन्स का एक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑन क्रोमोसोम जो कि क्रोमोसोम पर देखने को मिलता है, अरेड इन लाइनियर ऑर्डर जो कि लाइनियर ऑर्डर में अरेंज होता है, विथ डिस्टेंस बिटवीन लोकाई जो कि थोड़ी दूरी स्थित स्थान पर थोड़ी दूरी पर यह स्थित होता है। एज पेरेंट रिकम्बिनेशन जो कि पेरेंट रिकम्बिनेशन के रूप में होता है और इसमें जो मैप का यूनिट होता है वो सेंटीमॉर्गन्स होता है। फिर से लिंकेज मैप में क्या होता है, तो जेनेटिक मैप इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीन, यानी जेनेटिक मैप जो होता है वो जीन्स के रिप्रेजेंटेशन को क्रोमोजोम पर जीन के फिर से जेनेटिक मैप जो होता है वो क्रोमोजोम पर जीन्स के रिप्रेजेंटेशन को प्रोवाइड करता है, यानी जीन्स पर यानी क्रोमोसोम पर जीन्स की उपस्थिति को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो जेनेटिक मैप रिप्रेजेंट करता है। किस ऑर्डर में, तो लाइनियर ऑर्डर में, और कितनी डिस्टेंस पे, तो यानी कुछ डिस्टेंस पर यह स्थित रहता है जिसे हम पेरेंट रिकम्बिनेशन के रूप में व्यक्त करते हैं। और पेरेंट रिकम्बिनेशंस का जो मैप यूनिट होता है वो सेंटीमॉर्गन्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ मेजर्ड इन सेंटीमॉर्गन्स, यानी लिंकेज मैप या फिर जेनेटिक मैप जो होता है वो सेंटीमॉर्गन्स में मेजर किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, वन लिंकेज मैप यूनिट इज 1% रिकम्बिनेशन, यानी एक लिंकेज मैप जो होता है, एक लिंकेज मैप का जो यूनिट होता है वो एक रिकम्बिनेशंस के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वन मैप यूनिट इजकल टू 1 सेंटीमॉर्गन इजकल टू 1% रिकम्बिनेशंस बिटवीन लोकाई, यानी कि वन मैप यूनिट जो होता है वो 1 सेंटीमॉर्गन्स यानी
एक मैप यूनिट बराबर 1 सेंटीमार्गन्स होता है और 1 सेंटीमार्गन्स बराबर 1% रिकम्बिनेशंस बिटवीन लोकाई, यानी कि लोकाई के बीच 1% रिकम्बिनेशंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैरेटिव मैपिंग यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ जीन्स एंड क्यूटीएल, यानी कि जीन्स एंड क्यूटीएल के एनालिसिस के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कंपैरेटिव मैपिंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि जीन्स एंड क्यूटीएल के एनालिसिस के लिए कंपैरेटिव मैपिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थोलॉगस जीन्स जीन्स इन डिफरेंट स्पेसीज दैट ओरिजिनेटेड बाय वर्टिकल descent from a single gene of last common ancestor। फिर से, आर्थोलॉगस जीन, व्हाट डू यू मीन आर्थोलॉगस जीन का मतलब क्या होता है? जीन्स इन डिफरेंट स्पेसीज, यानी कि वे जीन जो कि डिफरेंट स्पेसीज में पाए जाते हैं, दैट ओरिजिनेटेड बाय वर्टिकल डिसेंट फ्रॉम ए सिंगल जीन्स, जो कि ऑफ लास्ट कॉमन एंसेस्टर, यानी कि जो अंतिम कॉमन एंसेस्टर होते हैं इसी के एक सिंगल जीन्स से जो वर्टिकल डिसेंट के द्वारा जो भी जीन्स की डिफरेंट स्पेसीज ओरिजिनेट होती है उसी को आर्थोलॉगस जीन्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग QTL, next heading is QTL। What do you mean QTL? First point related to QTL, term QTL first coined by जेल्डरमैन in 1975, यानी 1975 ईस्वी में जेल्डरमैन के द्वारा सर्वप्रथम QTL टर्म को दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, फिशर्स राइट एंड हेल्डिनी राइट एंड फिशर नामक साइंटिस्ट के द्वारा क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के कंसेप्ट को सर्वप्रथम दिया गया था। यानी क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के कंसेप्ट को किसने दिया था? तो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के कंसेप्ट को जो है फिशर नामक साइंटिस्ट ने, राइट नामक साइंटिस्ट ने एंड हल्दानी नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ QTL मैपिंग इज इंटरवल मैपिंग, यानी कि जो सर्वाधिक कॉमन मेथड होता है QTL मैपिंग का, ये आपका इंटरवल मैपिंग होता है। यानी मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ QTL, यानी QTL मैपिंग का जो सर्वाधिक कॉमन मेथड होता है वो आपका इंटरवल मैपिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आइडियल CM डिस्टेंस फॉर QTL क्लोनिंग इज 2 सेंटीमार्गन आर लेस, यानी कि आइडियल सेंटीमार्गन डिस्टेंस फॉर QTL क्लोनिंग, यानी QTL क्लोनिंग के लिए जो आइडियल सेंटीमार्गन डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? तो 2 सेंटीमार्गन या फिर इससे कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइन मैपिंग ऑफ हाई रेजोल्यूशन, यानी हाई रेजोल्यूशंस के फाइन मैपिंग क्यों, यानी हाई रेजोल्यूशन QTL, यानी हाई रेजोल्यूशन QTL का जो फाइन मैपिंग होता है वो कितने के बराबर होता है? तो 25 से 100 KB के बराबर होता है, यानी कि किलोबाइट। KB का मतलब होता है किलोबाइट, यानी फाइन मैपिंग ऑफ हाई रेजोल्यूशन QTL, यानी कि हाई रेजोल्यूशन QTL का जो फाइन मैपिंग होता है वो 25 से 100 KB के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टैग्ड QTL इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में जो प्रथम टैग्ड QTL होता है वो कितना होता है? तो FW 2.2 होता है, जो कि फ्रूट्स वेट इन टोमेटो, यानी कि फ्रूट वेट इन टोमेटो, यानी टोमेटो में फ्रूट वेट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल था क्या? तो फर्स्ट टैग्ड QTL इन प्लांट्स, यानी कि वह कौन सा प्लांट है जिसमें सर्वप्रथम QTL को टैग्ड किया गया था? तो आपका FW 2.2 था, जो कि टोमेटो के फ्रूट में टैग्ड किया गया था। नेक्स्ट हेडिंग इज जीनोमिक्स। व्हाट डू यू मीन जेनेटिक्स? जीनोमिक्स, इससे आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन जेनोमिक्स? फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू जीनोमिक्स, सम टोटल ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जीन्स, यानी कि जीनोमिक्स जो होता है वो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के जीन्स का एक सम ऑफ टोटल्स होता है, यानी कि जीनोमिक्स जो होता है वो सम टोटल ऑफ ऑल एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जीन्स, यानी कि जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जीन्स का, यानी सभी प्रकार के एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जीन्स का जो सम ऑफ टोटल होता है उसी को जीनोमिक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ DNA, जो कि जीनोटाइप के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ DNA आपका एक प्रकार का जीनोटाइप है। मैसेंजर RNA, जिसे हम ट्रांसक्रिप्टोन के नाम से जानते हैं। प्रोटीन आपका प्रोटियोम होता है। लेबल यानी स्टडी ऑफ DNA, mRNA, प्रोटीन, लेबल। जीनोमिक्स के द्वारा जो DNA का अध्ययन किया जाता है, प्रोटीन का अध्ययन किया जाता है, ठीक, एंड मैसेंजर RNA के लेवल का पता लगाया जाता है। जीनोमिक्स के द्वारा DNA, mRNA, प्रोटीन के लेवल का पता लगाया जाता है। तो DNA जो होता है जीनोटाइप से संबंधित होता है, मैसेंजर RNA आपका ट्रांसक्रिप्टोन से संबंधित होता है, प्रोटीन आपका प्रोटियोम से संबंधित, प्रोटियोम लेवल से संबंधित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, टर्म जीनोमिक्स वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर टॉम रॉड्रिक।
नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू जीनोमिक्स। टर्म जीनोमिक्स वॉज क्वाइंड बाई डॉक्टर टॉम रोडरिक, यानी डॉक्टर टॉम रोडरिक के द्वारा सर्वप्रथम जीनोमिक्स टर्म को दिया गया था। यानी जीनोमिक्स टर्म किसके द्वारा दिया गया था, तो जीनोमिक्स टर्म जो है सर्वप्रथम डॉक्टर टॉम रोडरिक नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स किसे कहते हैं, तो डिस्क्राइब 3D स्ट्रक्चर ऑफ एवरी प्रोटीन इनकोडेड बाई गिवन जीनोम, यानी दिए गए जीनोम के द्वारा प्रत्येक प्रोटीन की इनकोडिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D स्ट्रक्चर के रूप में डिस्क्राइब होता है, जिसे हम स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स के नाम से जानते हैं। फिर से स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स क्या होता है, तो डिस्क्राइब 3D स्ट्रक्चर ऑफ एवरी प्रोटीन, यानी प्रत्येक प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर होता है उसी के रूप में स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स को डिस्क्राइब किया जाता है। इनकोडेड बाई गिवन जीनोम, जो कि गिवन के द्वारा इनकोड किया गया होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शनल जीनोमिक्स क्या होता है, तो फंक्शनल जीनोमिक्स में आपका अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ जीन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ जीनोम, यानी जीनोम का अन्य भाग और जीन्स का जो फंक्शनल जीन्स का जो फंक्शन होता है उसी के अंतर्गत अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत उसी के अंडर फिर से अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ जीन्स, यानी जीन की फंक्शन का जो अंडरस्टैंडिंग होता है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ जीनोम्स, यानी जीनोम का अन्य भाग और जीन्स का जो कार्य होता है वह अंडरस्टैंडिंग होता है किसके अंतर्गत ही, तो फंक्शन जीनोमिक्स के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटियोमिक्स का मतलब क्या होता है, ए कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन ए सिंगल सेल, यानी कि एक सिंगल सेल में उपस्थित प्रोटीन का एक कंप्लीट सेट ही प्रोटियोमिक्स के नाम से जाना जाता है। फिर से प्रोटियोमिक्स का मतलब होता है ए कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन ए सिंगल सेल, यानी एक सिंगल सेल में उपस्थित प्रोटीन का एक कंप्लीट सेट ही प्रोटियोमिक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स किसे कहते हैं, ए कंप्लीट सेट ऑफ मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट इन ए सिंगल सेल, यानी एक सिंगल सेल में उपस्थित मैसेंजर आरएनए के एक कंप्लीट सेट को ही ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के नाम से जाना जाता है। फिर से एक सिंगल सेल में उपस्थित मैसेंजर आरएनए के एक कंप्लीट सेट को ही ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेटाबोलिक्स का मतलब क्या होता है, मेटाबोलोमिक्स का मतलब क्या होता है, तो मेटाबोलोमिक्स का मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट इन ए सिंगल सेल, यानी एक सिंगल सेल्स में उपस्थित मेटाबोलाइट्स का एक कंप्लीट सेट मेटाबोलोमिक्स के नाम से जाना जाता है। फिर से एक सिंगल सेल में उपस्थित से मेटाबोलाइट्स का एक कंप्लीट सेट जिसे हम मेटाबोलोमिक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसप्लास्टोमिक किसे कहते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट के ट्रांसफर को क्या कहा जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट के ट्रांसफर को ट्रांसप्लास्टोमिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैरेटिव जीनोमिक्स किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन अक्रॉस टेक्सा, यानी कंपैरेटिव जीनोमिक्स का मतलब क्या होता है, तुलनात्मक जीनोमिक्स का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन अक्रॉस टेक्सा, यानी कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस के कार्य और स्ट्रक्चर्स, यानी फिर से कंपैरेटिव जीनोमिक्स क्या होता है, तो कंपैरेटिव जीनोमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर, यानी सिमिलरिटी के अध्ययन को और जो स्ट्रक्चर में जो डिफरेंसेस होता है इसके अध्ययन को, एंड फंक्शन ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, यानी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन के फंक्शन को कंपैरेटिव जीनोमिक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, तो सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी में क्या आता है, तो फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी, फर्स्ट बैक्टीरियल जीनोम सीक्वेंस्ड इन हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, फर्स्ट बैक्टीरियल जीनोम सीक्वेंस्ड, यानी कि वह कौन सा सर्वप्रथम बैक्टीरियल जीनोम सीक्वेंस्ड में क्या आता है, तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सीक्वेंस्ड, यानी कि वह फर्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सीक्वेंस्ड में आपका काइनोरैबिडिस इलिजेंस होता है, काइनोरैबिडिस इलिजेंस होता है। फिर से फर्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सीक्वेंस्ड, यानी कि प्रथम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको सीक्वेंस्ड किया गया था, तो ये आपका काइनोरैबिडिस इलिजेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट प्लांट सीक्वेंस्ड में क्या आता है, तो अरेबिडोप्सिस थैलियाना होता है,
अरेबिडोप्सिस थैलियन आता है, यानी फर्स्ट प्लांट सिक्वेंस्ड, यानी कि वह कौन सा प्लांट है जिसको सर्वप्रथम सिक्वेंस्ड किया गया था, तो अरेबिडोप्सिस थैलियन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्रॉप प्लांट सिक्वेंस्ड, यानी कि वह कौन सा सर्वप्रथम क्रॉप प्लांट है जिसमें सिक्वेंस्ड किया गया था, तो राइस में, यानी फर्स्ट क्रॉप प्लांट सिक्वेंट, यानी कि वह कौन सा क्रॉप प्लांट है जिसमें सिक्वेंसिंग किया गया था, तो ये आपका राइस है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट नॉन ग्रासी प्लांट सिक्वेंस्ड बनाना, यानी कि वह कौन सा सर्वप्रथम नॉन ग्रासी फैमिली वाला प्लांट था जिसमें सिक्वेंसिंग किया गया था, तो आपका बनाना था। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड जनरेशन सिक्वेंसिंग आपका इल्यूमिना सिस्टम एंड प्रोपायरो सिक्वेंसिंग, एग्जाम्पल रोकी GS20, रोकी GSFLX एंड सॉलिड सिस्टम एंड सेंगर सिक्वेंसिंग, ये सभी जो होते हैं वो सेकेंड जनरेशन सिक्वेंसिंग के अंतर्गत आता है। फिर से सेकेंड जनरेशन सिक्वेंसिंग क्या आता है, तो सेकेंड जनरेशन सिक्वेंसिंग आपका इल्यूमिना सिस्टम आता है एंड पायरो सिक्वेंसिंग, एग्जाम्पल रोकी GS20, रोकी GSFLX एंड सॉलिड सिस्टम एंड सेंगर सिक्वेंसिंग, ये सभी जो होते हैं वो सेकेंड जनरेशन सिक्वेंसिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड जनरेशन सिक्वेंसिंग में आपका ट्रू सिंगल मॉलिक्यूल सिक्वेंसिंग आता है, जिसे हम स्मॉल टी कैपिटल SMS के नाम से जानते हैं, यानी थर्ड जनरेशन सिक्वेंसिंग में आपका ट्रू सिंगल मॉलिक्यूल सिक्वेंसिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है क्या, तो कंप्लीटेड जीनोम सीक्वेंस, यानी कि कौन कौन से जीनोम सीक्वेंस है जिसको कंप्लीट किया गया है। एक तरफ क्रॉप दिया, दूसरी तरफ उसका जीनोम साइज दिया, तीसरी तरफ आपका मैपिंग पॉपुलेशन दिया, चौथी तरफ आपका कंप्लीटेड ईयर्स दिया है। ग्रेप में आपका जीनोम साइज कितना है, तो 500 MBP है एंड मैपिंग पॉपुलेशन कौन सा है, तो पीनट नॉयर है एंड कंप्लीट कब किया गया था, सन 2007 में कंप्लीट किया गया था। नेक्स्ट क्रॉप है पपीता, पपीता में जीनोम साइज कितना है, तो 742.3 MBP है और इसकी मैपिंग पॉपुलेशंस क्या है, तो सन अप है एंड इसका कंप्लीट कब किया गया था, तो कंप्लीटेड ईयर्स इसका 2007 था। नेक्स्ट क्रॉप एप्पल, जीनोम साइज क्या है, तो 372 MBP है एंड मैपिंग पॉपुलेशन दिया ही नहीं है और यह कब कंप्लीटेड ईयर कितना है, तो 2010 है। नेक्स्ट क्रॉप है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का जीनोमिक साइज कितना होता है, तो 250 MBP होता है और इसमें इसके मैपिंग पॉपुलेशन क्या है, तो फ्रेगेरिया बेस्का होता है। यानी मैपिंग पॉपुलेशन किस में प्रयोग करते हैं, तो मैपिंग पॉपुलेशन जो होता है फ्रेगेरिया बेस्का में प्रयोग करते हैं। कंप्लीटेड ईयर कितना है, तो 2011, कंप्लीटेड ईयर कितना है, तो 2011 है। नेक्स्ट क्रॉप इज बनाना, बनाना में कितना है मैपिंग पॉपुलेशन, तो 523 MBP है और यह प्लांटिंग पॉपुलेशन, यानी मैं क्या है हेडिंग क्या है, मैपिंग पॉपुलेशन क्या है, तो मैपिंग पॉपुलेशन आपका मैस्का एक्यूमिनेटा में किया गया है। कब कंप्लीट किया गया था, सन 2012 में कंप्लीट किया गया था। नेक्स्ट क्रॉप इज पियर, पियर में जीनोमिक साइज कितना है, तो 512 MBP है और किस में इसका प्लांटिंग पॉपुलेशन यानी प्लांट पॉपुलेशन क्या है, तो पायरस ब्रेस्किमेटेरी। मैपिंग पॉपुलेशन किस में किया गया था, तो मैपिंग पॉपुलेशन जो है वो पायरस ब्रेस्किनीडेरी में किया गया था। कब किया गया था, सन 2012 में किया गया था। नेक्स्ट क्रॉप इज पीच, पीच में जो जीनोमिक साइज होता है वो 220 से 230 MBP होता है और मैपिंग पॉपुलेशन दिया ही नहीं है। कब कंप्लीट किया गया था, सन 2010 में कंप्लीट किया गया था। नेक्स्ट क्रॉप है पोटैटो, फर्स्ट सीक्वेंट ट्यूबर वेजिटेबल्स, यानी कि सर्वप्रथम सीक्वेंस किया गया ट्यूबर वेजिटेबल्स कौन सा आता है, पोटैटो, यानी फर्स्ट सीक्वेंस ट्यूबर वेजिटेबल्स में आपका पोटैटो आता है। इसकी जो मैपिंग जीनोमिक साइज कितनी होती है, तो 844 MBP होती है एंड मैपिंग पॉपुलेशन क्या होता है, तो RH 89-3039-16 और DM -1 से -3-51 516 R44 होता है। कब कंप्लीट किया गया था, सन 2011 में कंप्लीट किया गया था। नेक्स्ट क्रॉप है चाइनीज़ कैबेज, चाइनीज़ कैब का जो मैपिंग जीनोमिक साइज कितना होता है, तो चाइनीज़ कैबेज का जो जीनोमिक साइज होता है 283.8 MBP होता है। मैपिंग पॉपुलेशन क्या है, तो चीफू 401-42 है। कब कंप्लीट किया गया, तो सन 2011 में कंप्लीट किया गया था। नेक्स्ट क्रॉप है टोमेटो का जो जीनोमिक साइज होता है 900 MBP होता है और इसका जो मैपिंग पॉपुलेशन होता है वो हेंज 1706 होता है और इसका जो कंप्लीटेड ईयर होता है 2012 होता है। नेक्स्ट है सोलेनम पिम्पिनेलिफोलियम होता है। नेक्स्ट क्रॉप इज सोलेनम पिम्पिनेलिफोलियम होता है, इसका जीनोमिक साइज 739 MBP है और इसमें मैपिंग पॉपुलेशन LAI
589 प्रयोग किया गया। कब कंप्लीट किया गया था? तो सन 2012 में कंप्लीट किया गया था। नेक्स्ट क्रॉप इज कुकुम्बर। कुकुम्बर का जो जीनोमिक साइज होता है 367 MBP होता है। मैपिंग पॉपुलेशन क्या होता है? तो चाइनीज लॉन्ग 9930 होता है। कब कंप्लीट किया गया था? सन 2009 में कंप्लीट किया गया था। नेक्स्ट क्रॉप इज मेलन। मेलन का जो जीनोमिक साइज होता है 450 MBP होता है और मैपिंग पॉपुलेशन इसका डबल हैप्लॉइड्स लाइन DHL 92 होता है और इसका जो कंप्लीटेड ईयर होता है 2012 होता है। नेक्स्ट क्रॉप इज वाटरमेलन। फर्स्ट सिक्वेंस्ड वेजिटेबल, यानी कि वह कौन सा वेजिटेबल है जिसमें सर्वप्रथम सिक्वेस्ट किया गया था? तो आपका पोटैटो है। लेकिन ट्यूबर में आपका फर्स्ट सिक्वेंस्ड वेजिटेबल में आपका वाटरमेलन आता है, जबकि फर्स्ट सिक्वेंस्ड ट्यूबर वेजिटेबल्स में आपका पोटैटो आता है। जीनोमिक साइज कितना होता है? 375 MBP होता है और इसका जो मैपिंग पॉपुलेशन है दिया ही नहीं है। कब कंप्लीट हुआ था? सन 2012 में इसको कंप्लीट किया गया था। MVP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MVP का फुल फॉर्म होता है मेगा बेस पेयर। MVP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MVP का फुल फॉर्म होता है मेगा बेस पेयर। नेक्स्ट हेडिंग ट्रांसजेनिक्स इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, यानी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में ट्रांसजेनिक्स। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ट्रांसजेनिक्स इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। ट्रांसजेनिक्स आर जनरली मॉडिफाइड या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियर्ड क्रॉप्स, यानी कि जो ट्रांसजेनिक्स इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, यानी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में जो ट्रांसजेनिक होता है इसे क्या कहते हैं? तो ट्रांसजेनिक को ही हम जेनेटिकली मॉडिफाइड EGM के नाम पे जानते हैं, फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को ही हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के नाम से जानते हैं या फिर इसी को जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनी जीनीटेक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1976। सन 1976 ईस्वी में जीनीटेक कंपनी के द्वारा सर्वप्रथम जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि सन 1976 ईस्वी में जीनीटेक कंपनी के द्वारा सर्वप्रथम जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि 1976 ईस्वी में जीनीटेक कंपनी के द्वारा सर्वप्रथम फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनी जीनीटेक वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1976, यानी 1976 ईस्वी में जीनीटेक इंजीनियरिंग कंपनी ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा सर्वप्रथम क्रॉप को निकाला गया था। फिर से फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनी जीनीटेक, यानी कि सर्वप्रथम जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनी जिसका नाम जीनीटेक है, इन्होंने 1976 ईस्वी में ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप को निकाला था। नेक्स्ट पॉइंट, अप टू 1980 प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स वाज रिस्ट्रिक्टेड टू टोमेटो एंड पेटूनिया ऑफ द फैमिली सोलनेसी, यानी सोलनेसी फैमिली के अंतर्गत आने वाले क्रॉप्स जो कि टोमेटो हैं एंड पेटूनिया, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था। कब? तो 1980 के दशक में, यानी कि 1980 ईस्वी में ट्रांसजेनिक प्लांट्स के प्रोडक्शंस पर पूरी तरह से रोक लगाया गया था, जिसके अंतर्गत आपका टोमेटो क्रॉप था एंड पेटूनिया क्रॉप था, जो कि सोलनेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, नाउ मोर देन 40 डाइकॉट स्पीशीज ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड, लेकिन वर्तमान समय में 40 से अधिक डाइकॉट स्पीशीज जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स के, इनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, आइडियल होस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजेंस, जिसे हम HBsAg के नाम से जानते हैं, आर बनाना, चेरी टोमेटो एंड पोटैटो, यानी कि आइडियल होस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजेंस, यानी कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजेंस के एक्सप्रेशन के लिए आइडियल जो होस्ट होता है वो आपका बनाना होता है, चेरी टोमेटो होता है एंड पोटैटो होता है। फिर से आइडियल होस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजेंस, जिसे हम HBsAg के नाम से जानते हैं, आर बनाना, चेरी टोमेटो एंड पोटैटो, यानी कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजेंस के एक्सप्रेशन के लिए जो आइडियल होस्ट होता है वो आपका बनाना होता है, चेरी टोमेटो होता है एंड पोटैटो होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या आता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस आता है, यानी कि नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा क्रॉप्स आता है? तो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग में, यानी कि नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो प्रथम क्रॉप आता है वो आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस आता है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रोबैक्टीरियम इज ए बैक्टीरियम दैट इंट्रोड्यूस्ड DNA इनटू प्लांट्स, यानी प्लांट्स में DNA को इंट्रोड्यूस करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया का प्रयोग किया गया था, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम इज ए बैक्टीरियम, यानी एग्रोबैक्टीरियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि प्लांट्स में DNA को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रयोग में लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, BT वाज डिस्कवर्ड बाय
SEC वाटा इन जर्मनी, यानी जर्मनी में SEC वाटा के द्वारा BT को सर्वप्रथम डिस्कवर्ड किया गया था, यानी कि BT वाज डिस्कवर्ड बाय SEC वाटा इन जर्मनी, यानी जर्मनी में SEC वाटा के द्वारा सर्वप्रथम BT जीन को डिस्कवर्ड किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट्स में आपका टोबैको आता है, जो कि 1983 ईस्वी में बेल्जियन बायोटेक कंपनी के द्वारा इसको निकाला गया था। यानी प्रथम ट्रांसजेनिक प्लांट इन द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व में जो प्रथम ट्रांसजेनिक प्लांट था वो आपका टोबैको था, जिसको 1983 ईस्वी में बेल्जियन बायोटेक कंपनी के द्वारा निकाला गया था। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ट्रांसजेनिक कंपनी जेनेटिक इस्टेब्लिश्ड इन 1976, यानी 1976 ईस्वी में सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक कंपनी जिसका विकास 1976 ईस्वी में किया गया था वो जेनेटिक कंपनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ट्रांसजेनिक वैरायटी फ्लेवर सेवर, फर्स्ट ट्रांसजेनिक वैरायटी फ्लेवर सेवर इन टोमेटो डेवलप्ड बाय कैल्जिन कंपनी फॉर इनहांस्ड बेस लाइफ, यानी कि बेस लाइफ को इन्हांस करने के लिए कैल्जिन कंपनी के द्वारा टोमेटो की जो फ्लेवर सेवर वैरायटी है इसको सर्वप्रथम विकसित किया गया था और इसे ही फर्स्ट ट्रांसजेनिक वैरायटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इथाइलिन फार्मिंग एंजाइम जिसे हम EFE के नाम से जानते हैं, यानी इथाइलिन फार्मिंग एंजाइम्स जिसे हम EFE के नाम से जानते हैं, प्रेजेंटली नोन एज ACC ऑक्सीडेज, यानी कि जो इथाइलिन फार्मिंग एंजाइम जिसे हम EFE के नाम से जानते हैं वर्तमान समय में इसे ACC ऑक्सीडेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ लाइफ जीन्स ACC ऑक्सीडेज को कहा जाता है, यानी कि सेल्फ लाइफ जीन किसे कहते हैं, तो सेल्फ लाइफ जीन जो होता है आपको ACC ऑक्सीडेज एंजाइम को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ETRL फर्स्ट जीन इथाइलिन इनसेंसिटिव जीन, यानी ETRL फर्स्ट जीन इसे हम इथाइलिन इनसेंसिटिव जीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राइपेनिंग इनहिबिटर जीन जिसे हम रिन जीन के नाम से जानते हैं इज एसोसिएटेड विथ मैंगो, यानी कि जो राइपेनिंग इनहिबिटर जीन जिसे हम रिन जीन के नाम से जानते हैं यह किससे संबंधित होता है, तो मैंगो क्रॉप से संबंधित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया रैंक अंडर कल्टीवेशन ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, यानी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के अंतर्गत आने वाली इंडिया का रैंक कितना है, तो चौथा, यानी कि इंडिया रैंक्स अंडर कल्टीवेशन ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप, यानी कि ट्रांसजेनिक क्रॉप के कल्टीवेशंस के अंतर्गत इंडिया का रैंक कौन सा है, तो चौथा रैंक है, यानी कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के अंतर्गत, यानी ट्रांसजेनिक क्रॉप के कल्टीवेशन के अंतर्गत इंडिया का रैंक कौन सा है, तो चौथा है। पहले नंबर पर आपका USA है, दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना है, चौथे नंबर पर आपका इंडिया आता है। यानी ट्रांसजेनिक क्रॉप के कल्टीवेशंस के अंतर्गत इंडिया का कौन सा रैंक है, तो चौथा रैंक आता है, जिसमें पहले नंबर पर USA है, दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना है। नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉप हैविंग हाईएस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन, यानी वो कौन सी फसल है पूरे विश्व में जो कि क्रॉप हैविंग हाईएस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन, यानी कि कल्टीवेशन के अंतर्गत देखा जाए तो वह कौन सी फसल है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो पहले नंबर पे आपका सोयाबीन आता है, दूसरे नंबर पे कॉर्न आता है, तीसरे नंबर पे आपका काटन आता है। नेक्स्ट है जीनेटिक इंजीनियरिंग, नेक्स्ट क्रॉप क्या है, तो नेक्स्ट क्रॉप क्या है, तो नेक्स्ट क्रॉप है जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ फ्लावर स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन कैन बी ब्रॉट आउट बाय टिंकरिंग मैड्स बॉक्स जीन्स, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ फ्लावर स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन, यानी फ्लावर स्ट्रक्चर के मॉडिफिकेशंस का जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है यह टिंकरिंग मैड्स बॉक्स जीन्स के द्वारा जो है लाया जाता है। फिर से जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ फ्लावर स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशंस, यानी फ्लावर स्ट्रक्चर के मॉडिफिकेशंस का जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है यह किसके द्वारा लाया जाता है, तो यह टिंकरिंग MADS बॉक्स जीन्स के द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नरिशिंग जीन्स मेक फर्स्ट रेगुलेट्स ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट टू सीड्स, यानी कि प्लांट से सीड में न्यूट्रिएंट के ट्रांसफ़र को रेगुलेट करने का काम कौन सा जीन करता है, तो नरिश जीन करता है, जो कि MEG फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। फिर से नरिशिंग जीन MEG फर्स्ट, यानी मेक फर्स्ट रेगुलेट ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम प्लांट टू सीड्स, यानी कि प्लांट से सीड में न्यूट्रिएंट के ट्रांसफ़र को रेगुलेट करने का काम कौन सा जीन करता है, तो आपका मेक फर्स्ट जीन करता है, जिसे हम नरिशिंग जीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ICR इंस्टीट्यूट दैट डेवलप्ड BT किट, यानी BT किट को डेवलप्ड करने वाला ICR का कौन सा इंस्टीट्यूट है, तो CI सिकार नागपुर महाराष्ट्र में, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी सिकार मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च जो कि नागपुर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च जो कि नागपुर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। इन्होंने ही BT किट को सर्वप्रथम ICR इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित किया था। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजिनस एक्सप्रेशन इज टेस्टेड बाय एक्सपोजिंग टिश्यू टू
प्रोपियोनिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड। फिर से स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसजीन एक्सप्रेशन इज टेस्टेड बाय एक्सपोजिंग टिश्यू टू प्रोपियोनिक एसिड या फिर ब्यूटारिक एसिड। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसजीन एक्सप्रेशन यानी ट्रांसजीन एक्सप्रेशन के स्टेबिलिटी यानी ट्रांसजीन एक्सप्रेशन के स्टेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए प्रोपियोनिक एसिड या फिर ब्यूटारिक एसिड में किसी भी टिश्यू को एक्सपोज किया जाता है। फिर से स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसजीन एक्सप्रेशन यानी ट्रांसजीन एक्सप्रेशन के स्टेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए प्रोपियोनिक एसिड या फिर ब्यूटारिक एसिड में किसी भी प्रकार के टिश्यू को एक्सपोज किया जाता है या फिर उसमें डाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर इम्पोर्टिंग ट्रांसजेनिक सीड मटेरियल इन इंडिया फ्रॉम रिसर्च पर्पज परमिशन फ्रॉम DBT इज मैंडेटरी। यानी कि फॉर इम्पोर्टिंग ट्रांसजेनिक सीड मटेरियल इन इंडिया यानी इंडिया में ट्रांसजेनिक सीड मटेरियल को इंपोर्ट करने के लिए रिसर्च पर्पज़ के लिए परमिशन किससे लेना पड़ता है, तो DBT इज मैंडेटरी। फिर से फॉर इम्पोर्टिंग ट्रांसजेनिक सीड मटेरियल इन इंडिया यानी फॉर रिसर्च पर्पज़ परमिशन फ्रॉम DBT इज मैंडेटरी। यानी रिसर्च पर्पज़ के लिए भारत में ट्रांसजेनिक सीड मटेरियल के इम्पोर्टिंग के लिए किनसे मैंडेटरी लेना आवश्यक होता है, तो यह DBT संस्था के द्वारा मैंडेशन लेना बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफ़र ऑफ मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र जीन ट्रांसफ़र यानी जीन ट्रांसफ़र का मेथड कौन कौन सा होता है, तो पहले नंबर पर आपका आता है बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस। बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस क्या होता है, तो ट्रांसपोसन एंड रेट्रो ट्रांसपोसन। यानी बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस किसने दिया था, तो बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस जो है वो ट्रांसपोसन एंड रेट्रो ट्रांसपोसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र यानी कि जीन ट्रांसफ़र का जो अगला मेथड है वो आपका फोटोट्रॉप्स कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एक्सोट्रॉप्स वेरी इफिशिएंटली बाय यूजिंग रेप्लिका प्लांटिंग। यानी रेप्लिका प्लांटिंग के प्रयोग से एक्सोट्रॉप्स यानी जीन ट्रांसफ़र का जो नेक्स्ट मेथड है वो आपका फोटोट्रॉप्स कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एक्सोट्रॉप्स वेरी इफिशिएंटली बाय यूजिंग रेप्लिका प्लांटिंग। यानी फोटोट्रॉप्स जो होते हैं यह किससे डिफरेंशिएट किए जाते हैं, तो फोटोट्रॉप्स जो होता है वो एक्सोट्रॉप्स से डिफरेंशिएटेड किया जाता है वेरी इफिशिएंटली बाय यूजिंग रेप्लिका प्लांटिंग, जिसका प्रयोग जो होता है बहुत ही इफिशिएंट तरीके से रेप्लिका प्लांटिंग के प्रयोग से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वेक्टर जीन ट्रांसफ़र यानी वेक्टर जीन ट्रांसफ़र किसे कहते हैं, तो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड एंड एग्रो इंजेक्शन। यानी एग्रो इंजेक्शन या फिर एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड किसके अंतर्गत आता है, तो वेक्टर जीन ट्रांसफ़र। यानी कि जीन ट्रांसफ़र के रूप में किस वेक्टर का प्रयोग करते हैं, तो जीन ट्रांसफ़र के रूप में जिस वेक्टर का प्रयोग करते हैं उसका नाम एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड होता है या फिर एग्रो इंजेक्शंस के रूप में जाना जाता है। यानी कि जीन ट्रांसफ़र का वेक्टर क्या होता है, तो जीन ट्रांसफ़र का वेक्टर आपका एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड होता है या फिर एग्रो इंजेक्शन होता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र यानी डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र किससे करते हैं, तो डायरेक्ट जीन का जो ट्रांसफ़र होता है वो माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा किया जाता है, पार्शियल बॉम्बार्डमेंट के द्वारा किया जाता है, यूज ऑफ गोल्ड आर फंगस्टेन पार्टिकल्स यानी कि टंगस्टन पार्टिकल्स। फिर से डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र यानी कि जीन का जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो जीन का जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है वो माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा किया जाता है या फिर पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट के द्वारा किया जाता है, और यूज ऑफ गोल्ड आर टंगस्टन पार्टिकल्स। और डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र में गोल्ड या फिर टंगस्टन पार्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मेथड इज चौथे नंबर का मेथड है, नेक्स्ट मेथड इज पाँचवें नंबर का मेथड है द कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, जिसे हम CPT के CPB के नाम से जानते हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे हम CBD के नाम से जानते हैं, इन 2000 एंड केम इनटू फोर्स इनटू 2003। यानी कि द कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी यानी बायोसेफ्टी पर जो कार्टागेना प्रोटोकॉल है जिसे हम CPB के नाम से जानते हैं, या कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर जो कन्वेंशन हुआ था उसी से ओरिजिनेट हुआ क्या, तो CPB का मतलब होता है कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। और ये CPT यानी कि CBD का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था सन 2000 में हुआ था, और यह कार्य करना कब स्टार्ट किया था, तो सन 2003 में कार्य करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट मेथड है
जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जिसे हम जिया के नाम से जानते हैं, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जिसे हम जिया के नाम से जानते हैं, अप्रूव्स रिलीज ऑफ ट्रांसजेनिक वैरायटी, यानी ट्रांसजेनिक वैरायटी को रिलीज करने के लिए जो अप्रूवल देता है वो कौन सी कंपनी देता है, तो जिया कंपनी देता है। यानी कि ट्रांसजेनिक वैरायटी को रिलीज करने का अप्रूवल कौन देता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी देता है। नेक्स्ट मेथड, द टी.आई. प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस कंटेन एन इम्पॉर्टेंट जीन दैट कोड्स फॉर द आइसोपेंटेनाइल AMP सिंथेज एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द रैपिड सेल डिवीजन। फिर से, द टी.आई. प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, यानी कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस की जो टी.आई. प्लाज्मिड होता है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट जीन पाया जाता है दैट कोड्स फॉर द आइसोपेंटाइन AMP सिंथेज एंजाइम, जिसमें आइसोपेंटाइल AMP सिंथेज एंजाइम के लिए कोड्स किया गया होता है, दैट इज इन्वॉल्व्ड इन रैपिड सेल डिवीजन, जो कि रैपिड सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है। फिर से, द टी.आई. प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस कंटेन्स एन इम्पॉर्टेंट जीन्स दैट कोड्स फॉर द आइसोपेंटेनाइल AMP सिंथेज एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द रैपिड सेल डिवीजन, यानी कि टी.आई. प्लाज्मिड जो होता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस में पाया जाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट जीन के रूप में जाना जाता है। और यह क्या करता है, तो AMP सिंथेज एंजाइम के, यानी आइसोपेंटाइल AMP सिंथेज एंजाइम के कोड्स के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और इसमें रैपिड, यानी इसकी उपस्थिति के कारण ही रैपिड सेल डिवीजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट मेथड इज रियल टाइम, जिसे हम RT के नाम से जानते हैं। रियल टाइम PCR इज वेरी स्पेसिफिक, सेंसिटिव एंड रिप्रोड्यूसिबल एंड वाइडली यूज्ड टू डिटेक्ट RNA वायरसेस इन ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी रियल टाइम PCR का मतलब क्या होता है, तो RT-PCR इज वेरी स्पेसिफिक, सेंसिटिव एंड रिप्रोड्यूसिबल एंड वाइडली यूज्ड टू डिटेक्ट RNA वायरसेस इन ऑर्नामेंटल प्लांट्स, यानी ऑर्नामेंटल प्लांट्स में RNA वायरसेस को पता लगाने के लिए विस्तृत रूप से प्रयोग किए जाने वाला जो मेथड होता है वो आपका रियल टाइम PCR मेथड होता है, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक, यानी बहुत ही विशिष्ट और सेंसिटिव एंड रिप्रोड्यूसिबल होता है, यानी प्रजनन युक्त होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रांसजेनिक एक्टिविटीज़। क्या क्या दिया है ट्रांसजेनिक एक्टिविटीज़ में, तो नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रांसजेनिक एक्टिविटीज़। क्या क्या दिया है ट्रांसजेनिक एक्टिविटीज़ में, तो एक तरफ ग्राफ दिया है, दूसरी तरफ जीन्स दिया है, तीसरी तरफ आपका बायोटिक स्टेज दिया है, चौथी तरफ उसका फंक्शन दिया है। फर्स्ट ग्राफ इज फंजाई, यानी फर्स्ट ट्रांसजेनिक एक्टिविटी क्या है, तो फंजाई। पहले नंबर पे फंजाई दिया है, टोमेटो एंड ब्रिंजल, जिसे काइनेटेज ग्लूकानेज, कौन सा जीन काम करता है, टोमेटो एंड ब्रिंजल में आपका काइटिनेज ग्लूकानेज एंड थाउमेटिन एंजाइम काम करता है, जो इसका कार्य क्या होता है, तो फंगल रेसिस्टेंस, इसका जो कार्य होता है वो फंगल रेसिस्टेंस होता है। फिर से, टोमेटो एंड ब्रिंजल, यानी टोमेटो एंड ब्रिंजल में कौन सा जीन काम करता है, तो टोमेटो एंड ब्रिंजल, यानी ट्रांसजेनिक टोमेटो एंड ब्रिंजल में कौन सा जीन काम करता है, तो ट्रांसजेनिक टोमेटो एंड ट्रांसजेनिक ब्रिंजल में काइनेटेज एंजाइम काम करता है, काइनेटेज जीन काम करता है, ग्लूकानेज जीन काम करता है एंड थाउमेटिन जीन काम करता है। कार्य क्या होता है, तो फंगल के प्रति रेसिस्टेंस, यानी फंजाई के प्रति रेसिस्टेंसी पैदा करना, ये सब एंजाइम काम करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है टोमेटो में कौन सा जीन काम करता है, तो टोमेटो में OXDC, टोमेटो में कौन सा जीन काम करता है, तो टोमेटो में OXDC जीन काम करता है। नेक्स्ट ग्राफ है बनाना, और वैरायटी इसकी रस्थाली है, यानी बनाना की जो वैरायटी रस्थाली है, यानी फिर बनाना की जो कल्टीवार है वो रस्थाली है, इसे ASAMP फर्स्ट जीन के नाम से जाना जाता है। यानी कि बनाना के कल्टीवार रस्थाली में कौन सा जीन काम करता है, तो ACE-AMP फर्स्ट जीन काम करता है, और इसका कार्य क्या होता है, तो फ्यूजेरियम बिल्ट रेसिस्टेंट, यानी कि फ्यूजेरियम जो बिल्ट होता है, यानी फ्यूजेरियम जो बिल्ट होता है उसके प्रति रेसिस्टेंसी लाना किसका कार्य होता है, तो यह बनाना एंड ट्रांसजेनिक बनाना वैरायटी रस्थाली का कार्य होता है। नेक्स्ट ग्राफ है,
ट्रांसजेनिक क्रॉप है बनाना, जिसमें कौन सा जीन काम करता है तो HRAP जीन फॉर कैप्सिकम, यानी कैप्सिकम से जो HRAP जीन होता है यह काम करता है किसमें, बनाना में। और इसका कार्य क्या होता है तो ये भी इसका कार्य होता है फ्यूजेरियम बिल्ड के प्रति रेसिस्टेंसी लाना। नेक्स्ट क्रॉप इज पोमेग्रेनेट। नेक्स्ट क्रॉप इज पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट में कौन सा जीन काम करता है तो प्लांट फेरोडॉक्सिन प्रोटीन जीन, जिसे हम GA21 फ्रॉम राइस, यानी राइस से जो ZA21 जीन होता है यह प्लांट फेरोटॉक्सिन प्रोटीन के रूप में कार्य करता है। और बात करते हैं फंक्शन क्या होता है तो बैक्टीरियल ब्लाइट रेसिस्टेंट एंड नोडल ब्लाइट रेसिस्टेंट, यानी बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रति रेसिस्टेंसी लाना एंड नोडल ब्लाइट के प्रति रेसिस्टेंसी लाना, यह किसका कार्य होता है तो पोमेग्रेनेट का कार्य होता है। नेक्स्ट क्रॉप इज वायरसेस। नेक्स्ट ट्रांसजेनिक एक्टिविटीज़ वायरसेस, यानी कि नेक्स्ट ट्रांसजेनिक एक्टिविटीज़ से संबंधित नेक्स्ट क्रॉप कौन सी है तो नेक्स्ट वेक्टर क्या है तो नेक्स्ट जो काजल ऑर्गेनिज्म है वो वायरस है। दूसरे नंबर का काजल ऑर्गेनिज्म वायरस है। इसमें कौन कौन से फसल आते हैं तो इसमें आपका बनाना आता है। बनाना में कौन सा जीन यूज होता है तो BBTB BBR MV कोटेड प्रोटीन जीन प्रयोग में लाया जाता है। कार्य क्या होता है तो वायरस के प्रति रेसिस्टेंसी लाना। दूसरे नंबर का क्रॉप है सिट्रस। सिट्रस में कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है तो CTV कोट प्रोटीन जीन होता है और यह भी वायरस के प्रति रेसिस्टेंसी लाता है। नेक्स्ट क्रॉप पपैया। पपैया में PRSV कोट प्रोटीन होता है जो कि वायरस के प्रति रेसिस्टेंसी लाता है। नेक्स्ट क्रॉप है वाटरमेलन। वाटरमेलन में कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है तो WMB कोट प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, यह भी वायरस के प्रति रेसिस्टेंसी लाता है। नेक्स्ट क्रॉप है पोटैटो। पोटैटो में कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है तो कोट प्रोटीन जीन रिस्पॉन्सिबल होता है और यह पोटैटो वायरस वाई, जिसे हम PVY के नाम से जानते हैं, इसके प्रति रेसिस्टेंसी लाता है। नेक्स्ट क्रॉप है टोमेटो। टोमेटो में कौन सा जीन काम करता है तो रेप्लिकेज एंजाइम, रेप्लिकेज जीन इसमें काम करता है और यह कार्य क्या होता है तो टोमेटो लीफ कर्ल वायरस रेसिस्टेंस, यानी टोमेटो लीफ कर्ल वायरस के प्रति रेसिस्टेंसी लाना कार्य इसका होता है। और टोमेटो में जो NI जीन होता है वो आपका निमेटोड के प्रति रेसिस्टेंसी लाता है। तीसरे नंबर का जो काजल ऑर्गेनिज्म है कौन सा है तो तीसरे नंबर का काजल ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट है। तीसरे नंबर का काजल ऑर्गेनिज्म क्या है तो तीसरे नंबर का काजल ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट है। इंसेक्ट में कौन सा इंसेक्ट है, इंसेक्ट टोमेटो में कौन सा इंसेक्ट के प्रति जीन कार्य करता है तो क्राइफर्स्ट AB, यानी कि टोमेटो में इंसेक्ट के प्रति कौन सा जीन काम करता है तो क्राइफर्स्ट AB काम करता है। कार्य क्या होता है तो फ्रूट बोरर रेसिस्टेंट, यानी फ्रूट बोरर के प्रति रेसिस्टेंसी लाना होता है। ब्रिंजल में कौन सा इंसेक्ट, यानी ब्रिंजल में कौन सा इंसेक्ट, यानी ब्रिंजल में इंसेक्ट के प्रति कौन सा जीन काम करता है तो क्राइफर्स्ट AB, यानी ब्रिंजल टोमेटो एंड ब्रिंजल में इंसेक्ट के प्रति कौन सा जीन कार्य करता है तो क्राइफर्स्ट AB कार्य करता है। या किससे इसका कार्य क्या होता है तो क्राइफर्स्ट AB का कार्य होता है सूट एंड फ्रूट बोरर रेसिस्टेंट, यानी सूट एंड फ्रूट बोरर के प्रति रेसिस्टेंसी लाना ब्रिंजल में होता है एंड फ्रूट बोरर के प्रति रेसिस्टेंसी लाना टोमेटो में होता है। नेक्स्ट क्रॉप इज कालीफ्लावर। कालीफ्लावर में इंसेक्ट के प्रति कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है तो कालीफ्लावर में इंसेक्ट के प्रति जो इस रिस्पॉन्सिबल जीन होता है वो क्राइफर्स्ट AB होता है। यह डायमंड बैक मोथ रेसिस्टेंस, यानी कि DBM के प्रति रेसिस्टेंसी लाता है। नेक्स्ट क्रॉप है कैबेज। कैबेज में इंसेक्ट के प्रति कौन कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है तो क्राइफर्स्ट HC होता है एंड क्राइफर्स्ट 9C होता है, जो कि लेपिडोप्टेरॉन इंसेक्ट के प्रति रेसिस्टेंस, यानी कि जो लेपिडोप्टेरॉन से संबंधित इंसेक्ट होते हैं उसके प्रति रेसिस्टेंसी लाना कि रेसिस्टेंसी लाना कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है तो क्राइफर्स्ट HC होता है, 9C होता है। नेक्स्ट क्रॉप पोटैटो। पोटैटो में कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है तो पोटैटो में इंसेक्ट के प्रति जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है क्राइफर्स्ट AB होता है और यह इसका कार्य क्या होता है तो पोटैटो ट्यूबर मथ रेसिस्टेंट, यानी PTM के प्रति रेसिस्टेंसी लाने क्राइफर्स्ट AC जीन का कार्य होता है और यह पोटैटो में होता है। नेक्स्ट क्रॉप है स्क्वैश। स्क्वैश में कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है तो कोट प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है और यह क्या करता है तो वायरस के प्रति रेसिस्टेंसी लाता है, यह वायरस के प्रति रेसिस्टेंसी लाता है। नेक्स्ट काजल ऑर्गेनिज्म एबायोटिक स्टेज। नेक्स्ट काजल ऑर्गेनिज्म एबायोटिक स्टेज, यानी एबायोटिक स्टेज। नेक्स्ट क्रॉप है पोटैटो। पोटैटो में कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है तो पोटैटो में एबायोटिक स्टेज के रूप में ऑस्मोटिन का प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य क्या होता है तो वाटर स्टेज के प्रति टॉलरेंसी लाना, यानी वाटर स्टेज के प्रति टॉलरेंसी लाना। नेक्स्ट है वन जीन फॉर पोटैटो इटसेल्फ, यानी पोटैटो के स्वयं पोटैटो के जो वन जीन होते हैं वो किसके लिए इसका कार्य क्या होता है तो वन जीन फ्रॉम पोटैटोस इटसेल्फ, यानी पोटैटो के इटसेल्फ से जो वन जीन होता है यह रिड्यूस्ड कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज लीडिंग
टू रिड्यूस एक्रिलामाइड, यानी कि रिड्यूस्ड कन्वर्जन। पोटैटो में जो 1 जीन फ्रॉम पोटैटो इटसेल्फ, यानी पोटैटो के इटसेल्फ से जो 1 जीन होता है, यह रिड्यूस कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज टू ग्लूकोज, यानी रिड्यूस्ड कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज टू ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज से सुक्रोज का जो कन्वर्जन होता है उसको कम करता है। यानी पोटैटो में 1 जीन फ्रॉम पोटैटो इटसेल्फ, इसमें जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो सुक्रोज के कन्वर्जन को रिड्यूस करता है। एंड फ्रक्टोज लीडिंग टू रिड्यूस एक्रिलामाइड, और फ्रुक्टोज जो होता है इसमें एक्रिलामाइड को रिड्यूस करने का काम करता है। नेक्स्ट है शुगर बीट। नेक्स्ट ग्राफ है शुगर बीट। शुगर बीट में एबायोटिक स्टेज के रूप में कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो फॉस्फिनोथ्रीसिन एसिटाइल ट्रांसफरेज होता है। इनोल पायरुविलसिकीमेट 3 फॉस्फेट सिंथेज होता है। फिर से शुगर बीट में कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो फॉस्फिनोथ्रीसिन एसिटाइल ट्रांसफरेज होता है, और इनोल पायरुविलसिकीमेट 3 फॉस्फेट सिंथेटेज होता है, जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंस के लिए जाना जाता है। हर्बिसाइडल टॉलरेंस के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट टेबल क्या दिया है भाई? अगला टेबल दिया है, नेक्स्ट टेबल पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ एंड क्वालिटी। नेक्स्ट जो टेबल दिया है पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ एंड क्वालिटी, इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।